गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जोहार झारखंड। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में साइंस का 2 चैप्टर को कंप्लीट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम लोग साइंस का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जिसके बारे में क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को नए नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो अच्छा से समझे और हमारे पिछले क्लासेस को भी जरूर वॉच करें, ताकि पिछले चैप्टर 1 और 2 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी जान सके और अपना रिजल्ट जो झारखंड पात्रता माध्यमिक परीक्षा है उसमें बेहतर कर सके। तो चलिए चलते हैं लेट ना करते हुए। हमारा पहला प्रश्न इस चैप्टर का है, वो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड को का उदाहरण है। तो बच्चों बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे। तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जिसकी प्रकृति अम्ल और क्षारक दोनों ही होते हैं। जैसे बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं बच्चों जिनकी प्रकृति अम्ल और क्षारक दोनों ही होते हैं। तो साफ साफ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर जो भी ऑक्साइड हो, वे सारे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्ल और क्षारक दोनों ही हो, ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है आणविक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो बच्चों इसको हम लोग दैनिक जीवन से भी रिलेट करके समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हो, अगर उसको हमको तोड़ना है तो वो जितना मजबूत है उतना एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको छोटा सा लकड़ी को तोड़ना है तो आसानी से तोड़ा जा सकता है। वही सेम साइज का अगर हमको धातु की कोई रड को तोड़ना है, लोहे की रड को तोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग को उसके लिए ज्यादा एनर्जी की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह आयनिक यौगिक भी है। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक है जिनके आवेशों के बीच में, जिनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और इस मजबूत आयनिक यौगिकों को या आयन को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम लोग इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि आयनिक यौगिक का गलना क्या होगा, उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच का आकर्षण बल उच्च होता है या अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तब जाके वो जो यौगिक है, आयनिक यौगिक जो है वो अच्छा से गल पाता है या फिर पिघल पाता है या फिर वाष्पन क्रिया हो पाता है। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा है बच्चों। और जो भी बच्चे पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किए हुए थे कि जो भी बच्चे इस क्लास को नए नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी आपके माध्यम से कुछ सहायता मिल सके और इस जो 2026 का परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो बच्चों आयनिक यौगिक के गुणधर्म अभी बताया कि इनके जो पहला गुणधर्म है ये है कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, हाईली होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। और दूसरा अगर बोले तो इसके आयनों के बीच में आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है और ये ज्यादातर ठोस अवस्था में पाया जाता है। 2-3 गुणधर्म है। एक और भी गुणधर्म है इसका कि ये जल के विलयन के साथ आसानी से घुल जाता है, यानी घुलनशील होता है, जबकि केरोसिन तेल, पेट्रोल जैसे पदार्थों में ये अघुलनशील होता है। इसको अगर आयनिक यौगिकों को अगर सुरक्षित रखना है लंबे समय तक, तो आयनिक यौगिक को रखना है केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह में आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये है इसका गुणधर्म। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उपयोग को लिखे। बच्चों ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
2026 के पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों में ये प्रश्न जेक के द्वारा दिया गया है और इस वर्ष भी हमको लगता है कि हो सकता है आ जाए। तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चों इसमें आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, जिसके बाद जो भी उत्पाद बनता है वो उत्पाद को बनाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और इसको साफ साफ से अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग बच्चों, इसका उपयोग हम लोग को ज्यादातर देखने के लिए मिलता है रेलवे ट्रैक है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है और रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए स्पेशल इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो काफी मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि रेलवे ट्रैक मजबूत ज्यादा हो जाता है और आसानी से उसमें रेल आसानी से वहां पे अपना काम कर सकता है या गुजर सकता है। और इसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, तो पुर्जों वगैरह को, लोहे के वगैरह को जोड़ने के लिए, है ना, जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं वैसे जगह पे कोई चीज को जोड़ने के लिए, धातुओं के पुर्जों को जोड़ने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं थर्मिट अभिक्रिया का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों भर्जन और निस्तापन। दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अगर भर्जन का बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए या धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। और इसमें बच्चों क्या किया जाता है कि अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ये ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में जो भी अयस्क उसके ऑक्साइड में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाता है भर्जन। दूसरी बात निस्तापन, हमारे नीचे का आया है निस्तापन, जिसमें कार्बोनेट अयस्क को, जितने भी कार्बोनेट अयस्क को है इसको भी गर्म किया जाता है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया समझ में आ गया हो। भर्जन में बताएं कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रक्रिया का अपनाया जाता है अधिक ताप पर गर्म करके। और निस्तापन में क्या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए प्रक्रिया का अपनाया जाता है। जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वो अयस्क बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है धातु ऑक्साइड के रूप में, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्तापन। बोला है एक एक उदाहरण दें। तो बच्चों एक एक उदाहरण हम लोग इससे भी समझ सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ले सकते हैं भर्जन का और एक निस्तापन का। जैसे ZnS को जब हम लोग सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं जब, तो ये परिवर्तित हो जाता है, ZnO प्लस SO2। सल्फाइड अयस्क का जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ सीमित वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया है और अधिक ताप दिए तो ये किसमें बदल गया, जिंक ऑक्साइड में। इसी तरह कार्बोनेट अयस्क को भी हम लोग कर सकते हैं, बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस अगर हम नहीं करते हैं, संतुलित नहीं करते हैं, ये रिएक्शन सही नहीं कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन है निस्तापन का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कार्बोनेट अयस्क ZnCO3, इसको जब हम लोग उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ZnO में बदल जाता है, ZnO प्लस CO2।
यूरेनो प्लस CO2 में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बोर्ड पे, कि जिंक कार्बोनेट था, यानी कार्बोनेट अयस्क था। इसको जब सीमित वायु में गर्म किया गया तो ये क्या बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया, यानी धातु ऑक्साइड में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि झारखंड के सभी बच्चों तक ये वीडियो जा सके और सभी को सहायता मिल सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और हमारा आगे का क्लास या फिर जितने भी क्लासेस चलेगा, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का क्लास चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े और सपोर्ट करें, ताकि आप लोग के मंजिल तक हम आपको पहुंचाने में सहायक बन सके। बच्चों अगला हमारा प्रश्न है वो है खनिज और अयस्क। तो बच्चों ये खनिज और अयस्क दोनों ही जमीन के नीचे यानी भूपटपट्टी में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। और ये अगर खनिज का बात करें तो भूपटपट्टी के नीचे पाए जाने वाले पदार्थों को हम लोग खनिज के रूप में जानते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में भी, जैसे कोयला वगैरह हो गया, या जिसमें धातुएं बनते हैं, वो धातुएं के है ना कुछ खनिज से प्राप्त होते हैं हम लोग को। अयस्क का बात करेंगे तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिससे कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, तो वैसे खनिजों को अयस्क के रूप में जाना जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर आ गया है तो रिक्वेस्ट आप लोग से है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम आप लोगों के बीच में इसी तरह का कंटेंट, इस तरह का क्लासेस लाते रहें और आप लोग को बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिलवाने का सहायक बन सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, गुड बाय।